हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ लोकोमोशन। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसकी वजह से आपको स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी मतलब मसल कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी आगे समझ में आएगी। मसल का पार्ट। बेटा देखो, मसल का इंट्रोडक्शन हम ऑलमोस्ट कर चुके हैं बेटा। अब अपने को पढ़ना क्या है, तो मसल के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी अपने को पढ़नी है। मतलब क्या होता है, अगर किसी ने पूछा खून लाल क्यों है, तो आप लोग क्या बोलते हैं बेटा? आरबीसी की वजह से। आरबीसी लाल क्यों है? हीमोग्लोबिन की वजह से। हीमोग्लोबिन लाल क्यों है? तो आयन की वजह से। मतलब रेडनेस के पीछे जिम्मेदार कौन था? आयन। इसका मतलब क्या है, आपको तय तक जाना पड़ेगा, तभी आपको कारण पता चलेगा। मुझे किसी ने पूछा मसल कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से करता है, तो मैं बोला मसल के अंदर जाके देख, तब समझेगा। तो सर मसल के अंदर जाके देख मतलब क्या? जब मैंने मसल को कट किया, तो कट करने के बाद मुझे अंदर ढेर सारे उसके सेल्स मिले। मसल के सेल्स को हम लोग बोलते हैं मसल फाइबर्स। बेटा याद रखना टर्मिनोलॉजी, जब तक हम मसल चैप्टर पढ़ रहे हैं, ये चैप्टर पढ़े लोकोमोशन, जब मैं मसल फाइबर शब्द इस्तेमाल करूंगा, दैट इज नथिंग बट द मसल सेल्स। मैं सेल की बात कर। सर सेल को फाइबर क्यों बोला गया है? बेटा यहाँ के सेल लंबे लंबे हैं, इलोंगेटेड है करके उसको बोला गया है सर यहाँ पे, ठीक है। तो मसल इज नथिंग बट मेड अप ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फाइबर्स। मतलब सर ये क्या है कि जब आपने मसल को खोला, तो मसल के अंदर बहुत सारे मसल फाइबर थे, और वो मसल फाइबर बंडल्स में अरेंज थे। किस में अरेंज थे? बंडल्स में। सर कितने बंडल्स? नहीं बोल सकते बेटा। देख, बड़ा मसल रहा तो बहुत ज्यादा बंडल्स रहेंगे, छोटा मसल रहा तो कम बंडल्स रहेंगे। लेकिन ये बंडल्स को नाम क्या देते हैं, तो वो आप देख लीजिए। दिस आर ऑल्सो नोन एज फैसिकल्स। दैट बंडल इज ऑल्सो नोन एज फैसिकल। अब ये मसल बंडल किसका बना हुआ है? तो मसल फाइबर का सर। तो आपके ये जो बंडल्स है उसके अंदर सेल्स है, मसल फाइबर विच इज ऑल्सो नोन एज मसल सेल। चल ठीक है। मतलब सर हमको कोई पूछा कि मसल कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से कर रहा है, तो आपने बोला बंडल्स की वजह से। बंडल कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से कर रहा है, तो आपने बोला फाइबर की वजह से। फाइबर कॉन्ट्रैक्ट किस वजह से कर रहा है, तो मसल फाइबर के अंदर स्पेशलाइज चीज है जिसका नाम है मायोफिब्रिल। क्या नाम है बेटा? मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मायोफिलामेंट। मायोफिब्रिल को अनदर नेम क्या है बेटा? मायोफिलामेंट। अब हमने पूछा ये मायोफिब्रिल क्या है, वो तो आगे पता चलेगा ना, हमको हर एक चीज का डायग्राम बनाना है। तो मायोफिब्रिल कॉन्ट्रैक्ट करेगा किस वजह से, तो मायोफिब्रिल के अंदर स्ट्रक्चर था जिसका नाम था सार्कोमियर। अब ये क्या है समझेगा बेटा सर? मतलब आप देखिए, एक के अंदर एक मैं बना रहा हूं। मसल के अंदर बंडल, बंडल के अंदर मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल, मायोफिब्रिल के अंदर सार्कोमियर। सार्कोमियर को जनरली कहा जाता है बेटा फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। सार्कोमियर को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मसल? कॉन्ट्रैक्शन। तो ये फंक्शनल यूनिट को हम लोग एक और नाम क्या दे सकते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। क्या नाम दे सकते हैं बेटा? कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट। अब ये सार्कोमियर किस वजह से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसका कारण था कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। उसका कारण क्या था बच्चा? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स। अब ये जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स है हमारे बॉडी में दो है सर, एक है एक्टिन और दूसरा क्या है बेटा? मायोसिन। तो मतलब सर आपको ये सारी चीजें डिटेल में पढ़नी है डायग्राम बनाते बनाते। इनफैक्ट आपको एक्टिन और मायोसिन का स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़ना है, तब जाके स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी समझेगी, नहीं तो ऐसे समझ में आने वाली नहीं है बच्चा। यहां तक क्लियर है? चलिए वन बाय वन शुरू करते। एक लेक्चर में हम सारा कवर नहीं करेंगे, नहीं तो डायग्राम्स का बहुत ज्यादा लोड आप पे बढ़ जाएगा। लेकिन पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मसल, बंडल्स ऑफ मसल फाइबर और मसल फाइबर। यहां तक ये तीन आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे, मायोफिब्रिल, सार्कोमियर, और आगे के पॉइंट्स हम लोग बाद में देखेंगे बेटा, ठीक है। तो सीक्वेंस आप बना लेंगे। अब देखिए यहां पे हम लोग डायग्रामेटिक शुरुआत कर रहे हैं। तो ये मसल है, फॉर एग्जांपल हम लोग इमेजिन करके चलते हैं। एकदम घटिया सा डायग्राम बनाया मैंने। ऐसा समझ लीजिए हाथ है, हाथ है क्या पैर है, आप देख लीजिए। अब ये जो इसमें मैंने बनाया ये है आपका क्या? मसल।
जैसे मान लीजिए ये आपका अपना ये वाला मसल है, बाइसेप मसल। कौन सा मसल है बेटा? बाइसेप। ऐसे इमेजिन कीजिए ये मसल है। अब ये बाइसेप मसल को मैंने कट किया, कट करने के बाद मुझे उसके अंदर काफ़ी सारे बंडल्स मिले, लेकिन मैं एक बना रहा हूँ इसमें से। ये देखो, एक सिंगल मसल फाइबर ऐसा होता है, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल शेप, सिंगल मसल फाइबर। लेकिन ये बंडल्स में है ना, तो और बनाने पड़ेंगे बेटा। तो ये नंबर ऑफ मसल फाइबर आप बना लीजिए, तो एक बंडल बन जाएगा सर मसल फाइबर का। ठीक है, तो ये बन गया सर। सो सर दिस इज मसल बंडल। अच्छा भूलिए मत, हम लोग पढ़ रहे हैं स्केलेटल मसल फाइबर। ये कौन सा मसल है सर? स्केलेटल मसल। तो ये स्केलेटल मसल बंडल है। और स्केलेटल मसल की खासियत क्या होती है बच्चा? दे आर मल्टी न्यूक्लिएटेड। तो इसमें न्यूक्लियस बनाने पड़ेंगे, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस बनाने हैं आपको। सो दैट इज़ अ मल्टी न्यूक्लिएटेड स्टेट। तो ये एक एक मसल फाइबर में हम लोग बनाते जा रहे हैं बेटा। ठीक है। और सर यहाँ पे न्यूक्लियस के अलावा एक और खास चीज़ है, मायोफिब्रिल्स, जिसकी वजह से उसको स्ट्राइटेड अपीयरेंस आता है। आपको जैसा डायग्राम दिख रहा है बस वैसा बनाना है। डायग्राम कंपलसरी बनाना है सब बच्चों ने नोटबुक में, क्योंकि बेटा थ्योरी तो आपको एनसीईआरटी बुक से भी मिल जाएगी, लेकिन एनसीईआरटी बुक की थ्योरी और अपने डायग्राम अगर आप साथ में रख के पढ़ोगे तो कंसेप्ट बहुत जल्दी समझ में आएगा, इसे डायग्राम ज़रूरी है। तो चलिए ये बन गया एक आपका मसल बंडल। सर ये लॉन्जिट्यूडनल सेक्शन है करके ऐसा दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा व्यू बदलते हैं, हम लोग फिर घूम फिर के आएंगे इस डायग्राम पे। अभी अगला मैं जो डायग्राम बना रहा हूँ वो एकदम से आप मत बनाइए, आप इसी डायग्राम को कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि देखो ये हो गया नंबर 1, ये हो गया नंबर 2, इसके आएगा नंबर 3। लेकिन नंबर 3 पे जाने से पहले मैं एक और अलग से डायग्राम बना रहा हूँ। मतलब आप ये अगला वाला डायग्राम जब मैं बोलूँगा तब बनाएंगे, अभी नहीं। अब सर हम लोग क्या लेते हैं? क्रॉस सेक्शन लेते, ट्रांसफर सेक्शन, मसल को कट करते। मसल के अंदर हमने क्या देखा? देयर आर लॉट्स ऑफ बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। तो यहाँ पे अपन ऐसे बंडल्स बना लेते। सर देखो ये एक बंडल, ये दूसरा बंडल, ये तीसरा बंडल, ये चौथा बंडल। सर 4 ही बंडल होते। अब ये होने को 40 भी हो सकते, 400 भी हो सकते, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द मसल। अपन ने 4 बनाए। अब सर ये मसल बंडल किस चीज़ का बना होता है? तो इसके अंदर होते हैं सर मसल फाइबर। क्या होते हैं? मसल फाइबर। मसल फाइबर भी कितने भी हो सकते हैं एक बंडल के अंदर, हम लोग काउंट नहीं बता सकते, जस्ट ये रिप्रेजेंटेशन है। तो ये एक एक आपने बना दिया क्या? आपका मसल फाइबर। सो ये मसल फाइबर बोले तो मसल सेल बेटा भूलना मत। और सर ये मसल बंडल हो गया उनका। मसल बंडल। ठीक है। अब सर कहानी को आगे बढ़ाते। अब सर ये चारों भी बंडल को अगर अपन एक सिंगल लेयर से बांध दे तब जाके क्या बनेगा? मसल। तो सर इन चारों भी बंडल्स को एक सिंगल लेयर से बांध लेते हैं, सिंगल लेयर से कवर अप कर दिया। ठीक है। अब सर ये पूरा क्या बन गया है? एक मसल। और ये मसल का आपको क्या दिख रहा है सर? ट्रांसवर्स सेक्शन। वो एलएस है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, ये टीएस है ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ मसल। इसलिए मैंने बोला ना दोनों डायग्राम को मिक्स मत करो, ये डायग्राम आपको बाद में बनाना है जब मैं बोलूंगा तब। अभी फिलहाल आप इसको देखते रहिए। सर खत्म हो गया क्या? नहीं, अभी तो शुरू हुआ है बेटा। अब इसमें अपने को क्या करना है? लेयर वाइज थोड़े से नामकरण करने हैं। जैसे कि सर देख लेते हैं। देख ये मसल फाइबर है, अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे। मसल फाइबर बोले तो मसल सेल है, और मसल सेल की सबसे पहली लेयर क्या होती है? उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा। मतलब सर ये जो आपने येलो येलो कलर का बनाया है यहाँ पे, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो थी सर। और मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको नाम दिया जाता है सार्कोलेमा। क्या नाम दिया गया बेटा उसे? सार्कोलेमा। जैसे एक्सॉन में पढ़ते थे एक्सोलेमा, उसको बोला गया यहाँ पे सार्कोलेमा। सार्को वर्ड इज अ प्रीफिक्स विच इज यूज्ड फॉर द मसल। मायो इज ऑल्सो फॉर मसल, सार्को इज ऑल्सो फॉर मसल, प्रीफिक्स बोल के इस्तेमाल होता है। तो व्हाट इज सार्कोलेमा? दैट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आपको याद रखना है।
दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ मसल फाइबर। क्या है, मैं थ्योरी यहीं छोटी छोटी बनाते जाऊंगा ताकि अलग से लिखने की गरज ना पड़े। अब सर ये जो सिंगल मसल फाइबर है, सार्कोलेमा के अलावा उसके ऊपर एक और लेयर है कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई जो उसका प्रोटेक्शन का काम करती है। मतलब सार्कोलेमा इज सराउंडेड बाय अनदर लेयर, सी हियर, सार्कोलेमा के ऊपर एक और लेयर, खुद की सबकी अपनी अपनी पर्सनल लेयर। हर सिंगल सार्कोलेमा मतलब सिंगल मसल फाइबर पे ये एक एक लेयर है। ठीक है, अब ये लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं सर? सो दिस लेयर इज नोन एज व्हाट? एंडोमाइसियम। ये लेयर क्या है बच्चों? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम बोले तो कनेक्टिव टिश्यू लेयर है विच कवर्स अ सिंगल मसल फाइबर। मतलब ये सिंगल मसल फाइबर को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। तो इसकी थ्योरी यही बना लेंगे बेटा अपन। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू, सीटी लिखा बोले तो कनेक्टिव टिश्यू। It is a connective tissue layer which covers single muscle fiber, connective tissue layer which covers a single muscle fiber। ठीक है, तो ये हो गया एंडोमाइसियम। अब सर ये जो मसल फाइबर्स है उनके बंडल बनाए गए, ये जो आपको दिखाई दे रहे। लेकिन मुझे इतना समझ में आता है बंडल बनाने के लिए भी लेयर लगानी पड़ी होगी ना। मतलब ये जो मसल का बंडल है, तो ये बंडल बनाने के लिए ये लेयर का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये लेयर है एक तरह से। तो सर ये लेयर का नाम क्या है? इसका भी कुछ ना कुछ नाम होगा जिससे ये बंडल बनाया जा रहा है सर, मसल बंडल। तो सर ये लेयर का नाम है अपनी पेरीमाइसियम। क्या नाम है बेटा? पेरीमाइसियम। तो अंदर की लेयर एंडोमाइसियम थी ओवर द सिंगल मसल फाइबर, और दिस लेयर इज प्रेजेंट ओवर द सिंगल मसल फाइबर बंडल। एक बंडल के ऊपर ये मसल फाइबर बंडल है, मसल फाइबर बंडल। तो एक बंडल कवर बाय पेरीमाइसियम। तो इसकी थ्योरी यहां लिख देता हूं सर, क्या है ये? पेरीमाइसियम इट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू लेयर। ये सब कनेक्टिव टिश्यू लेयर है सर, कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच कवर्स सिंगल मसल फाइबर बंडल, विच कवर्स द सिंगल मसल फाइबर बंडल। ठीक है, नेक्स्ट। अब सर सबसे बाहर का लेयर, दिस इज एपीमाइसियम। अब ये एपीमाइसियम क्या कर रही है? सारे बंडल्स को कवर कर रही है। जैसे पेरीमाइसियम एक सिंगल बंडल को कवर कर रही थी, अब सारे बंडल का एक कॉमन लेयर है, वो कौन है? एपीमाइसियम। मतलब एपीमाइसियम ये पूरा मसल बन गया ना, पूरे मसल का एक लेयर कौन सा है सर? एपीमाइसियम। तो उसकी भी थ्योरी बना देंगे सर हम लोग। सो एपीमाइसियम इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच कवर्स सिंगल मसल, विच कवर्स द सिंगल मसल। यहां तक ठीक है? अब आप ध्यान दीजिए, फिर से एक बार बताते हैं। सबसे अंदर की लेयर कौन सी? सार्कोलेमा, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके ऊपर क्या लगा है? एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच कवर्स अ सिंगल मसल फाइबर। फिर मसल फाइबर का जो बंडल है उसके ऊपर लेयर लगाई गई, वो कौन है? पेरीमाइसियम कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच कवर्स अ सिंगल मसल फाइबर बंडल। फिर सारे बंडल को एक कॉमन लेयर से लपेटा गया, तो कॉमन लेयर से लपेटने का वो क्या हो गया? मसल। तो कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच कवर्स अ सिंगल मसल। ठीक है, नेक्स्ट। अब सर एक और लेयर है जो एनसीईआरटी बुक में दी हुई है, इसके ऊपर एपीमाइसियम से भी बाहर का। ठीक है, तो ये रहा एक और लेयर, दैट इज फेशिया। कौन सा लेयर है बेटा? फेशिया। ठीक है, अब ये जो लेयर है फेशिया, सबसे पहले ये इतना ही एक लेयर है जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। मतलब इधर जो मैंने नाम लिखा है एंडोमाइसियम, पेरीमाइसियम, एपीमाइसियम, ये एनसीईआरटी बुक में मेंशन नहीं है। क्यों पढ़ा रहे सर? रेफरेंस बुक्स में है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है। तो नॉलेज के लिए आपको ये 3 नाम याद रखने पड़ेंगे ताकि गड़बड़ ना हो एंड मौके पे। और ये सार्कोलेमा भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है।
तो इतने दो ही लाभ, एक इनर लेयर सार्कोलेमा और एक सबसे आउटर लेयर फेशिया। अब फेशिया के बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है कि फेशिया के बारे में लिखा हुआ है इट इज अ कॉमन कोलैजिनस, कोलैजिन फाइबर्स बोले तो व्हाइट फाइबर्स, कनेक्टिव टिश्यू लेयर, कॉमन कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच हेल्ड्स all muscle fiber bundles or fascicles together, साथ में। मतलब सर इट इज अ कॉमन कोलैजिनस कनेक्टिव टिश्यू लेयर विच होल्ड्स ऑल द मसल, ये जितने भी मसल फाइबर बंडल है सबको एक साथ पकड़ के, एपीमाइसियम ने भी पकड़ के रखा है, लेकिन ये कैसा है एनसीईआरटी लाइन टू लाइन डेफिनेशन है, तो ये डेफिनेशन हम एपीमाइसियम को नहीं दे सकते थे, इसलिए हमने वो किसको दे दिया सर, फेशिया को दे दिया। तो दिस इज द लेयर ऑफ सीक्वेंस। आप बाहर से अंदर जाइए, अंदर से बाहर जाइए, चलिए बाहर से अंदर, तो सबसे बाहर का लेयर फेशिया, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम और दोनों क्या बचा बेटा, सार्कोलेमा। सो दिस इज अ ट्रांसफर सेक्शन, और इसको हम लोग इसलिए पढ़ते हैं बेटा ताकि हमको लेयर्स यहाँ पे क्लियर कट समझ में आए। आप लोग भी ये डायग्राम बना लेना, लेकिन पहले वो पिछला डायग्राम अपने को कवर करना है। चलिए वापस से आते पिछले डायग्राम पे। अब सर मामला क्या है, पहले हमने मसल बनाया, फिर उसका एक बंडल बनाया, अब इसमें से एक मसल फाइबर बनाना पड़ेगा समझने के लिए। चलिए उसको यहाँ ले लेते सर, अब यहाँ पे एक बड़ा सा बना लेते सर, ये रहा एक मसल फाइबर, सिलेंड्रिकल शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। नाउ दिस मसल फाइबर, मतलब ये उसकी सेल मेम्ब्रेन हो गई सर, और ये सेल मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सार्कोलेमा। क्या कहते हैं इसे हम लोग, सार्कोलेमा। दूसरा ये है साइटोप्लाज्म, अब ये साइटोप्लाज्म को यहां पे नाम क्या देंगे बेटा, सार्कोप्लाज्म। क्या नाम देंगे, सार्कोप्लाज्म, ठीक है, सार्कोलेमा, सार्कोप्लाज्म। नेक्स्ट, अब ये सार्कोप्लाज्म में खासियत क्या थी बेटा, सार्कोप्लाज्म में यहां पे सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर था द प्रेजेंस ऑफ मायोफिब्रिल, जिसकी वजह से ये मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होता है। देख, मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू बंडल ऑफ मसल्स, बंडल ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू मसल फाइबर, एंड मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल पैरेलली अरेंज मायोफिलामेंट्स और प्रोटीन के फिलामेंट्स से, देखो ये इस तरह से ये अरेंज्ड है, पैरेलली अरेंज मायोफिब्रिल्स। इसके वजह से तो स्ट्राइटेड अपीयरेंस आता है बेटा, डार्क लाइट सब। ठीक है यहां तक। तो सर ये हमने यहां पे ड्रॉ किया अभी क्या, मायोफिब्रिल। अब मायोफिब्रिल की वजह से कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेकिन बच्चों आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो मायोफिब्रिल है इसके अंदर ऐसा क्या था, लिस्ट में तो हमने बना दिया सार्कोमियर, लेकिन उसका भी डायग्राम अलग से बनाना पड़ेगा, लेकिन अभी उसका समय नहीं आया, पहले इसको ही कंप्लीट करते हैं सर। अब सर सार्कोप्लाज्म में और क्या है, सो वी हैव न्यूक्लियस, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है ना बेटा, तो ये रहा तुम्हारा न्यूक्लियस, और मल्टी न्यूक्लिएटेड है करके इसको अपन क्या वर्ड यूज करते हैं, सिंशियम। तो भूलना मत, हम लोग पढ़ रहे स्केलेटल मसल फाइबर। तो देखो ये बन गया तुम्हारे मसल फाइबर का डायग्राम, एक सिंगल मसल फाइबर कुछ ऐसा दिखने वाला है सर, और ये हो गया तीसरे नंबर का डायग्राम, ठीक है। अब सर कहानी को आगे बढ़ाते हैं, मतलब सर अब इसमें जो नहीं दिख रहा है वो भी लिखना पड़ेगा, जैसे कि अब ये जो सार्कोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, क्या इसमें सिर्फ दो ही चीजें, न्यूक्लियस और मायोफिब्रिल्स? नहीं बेटा, और भी सारे सेल ऑर्गेनेली है। जैसे आपने नाम सुना होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का बेटा, तो यहाँ पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को एक स्पेशल नाम दिया जाता है, दिस इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या कहते हैं इसे, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसका एक स्पेशल काम है, क्या, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। क्या काम है इसका बेटा, स्टोरेज ऑफ कैल्शियम। मैं यहां पे जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, ये सब आपको याद रखना है कि ये आपको लगने वाले स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी में, मतलब एक भी पॉइंट हमारा वेस्ट नहीं है इसके अंदर का, सब हमको आगे लिखने वाले। मतलब सर इतना समझ में आ रहा है कि कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस में जरूरी है, बिल्कुल सर, अब वो कैसे नहीं मालूम, लेकिन जरूरी तो है सर, आगे समझेगा। देन नेक्स्ट,
सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अलावा एक और सेल ऑर्गेनेली मुझे चाहिए, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया का नाम हम अच्छे से जानते हैं, दैट इज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, तो अब मामला क्या है, ये क्या हमको प्रोवाइड करने वाला है सर, एटीपी। एंड डेफिनेटली हमको एनर्जी तो लगेगी ना भाई, तो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे तो विदाउट एटीपी कैसे चलेगा। मतलब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपको कैल्शियम भी लग रहा है और एटीपी भी लग रहा है। अब ये तीनों के दोनों के अलावा एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, मायोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का बिछड़ा हुआ भाई। ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन बनते हैं, लेकिन वही हीमोग्लोबिन मसल के अंदर अगर स्टोर हो जाता है तो उसको नाम देते हैं मायोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन का फंक्शन क्या था बच्चों, ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ऑक्सीजन और CO2 का लाना लेके जाना करना। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कुछ नहीं है सर। मायोग्लोबिन का फंक्शन क्या है सर, स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन। क्या काम कर रहा है सर, ऑक्सीजन को क्या कर रहा है बेटा, ये स्टोर कर रहा है। तो बेटा एक बात समझ लीजिए आप, मायोग्लोबिन ऑक्सीजन को स्टोर कर रहा है, मतलब क्यों, मतलब तुम्हारे मसल में ऑक्सीजन का स्टोरेज है विद द हेल्प ऑफ मायोग्लोबिन। मतलब जब आप मस्कुलर एक्टिविटी करोगे आपको तब एनर्जी लगेगी, एनर्जी के लिए आपको एरोबिक रेस्पिरेशन करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन करेंगे तो एटीपी ज्यादा बनेंगे, 38 एटीपीज बनेंगे, और वही एटीपी हम लोग कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोसेस में एज ए एनर्जी सोर्स बोल के क्या करेंगे, इस्तेमाल। मतलब जब आप भागना दौड़ना शुरू करते हो एकदम से, राइट, तो आपके मसल के अंदर जो रिजर्व ऑक्सीजन है पहले वो इस्तेमाल होता है। जब वो खत्म हो जाता है तो आपका ब्रीदिंग रेट क्या होता है, फास्ट। देखो भागते के साथ एकदम सांसें नहीं फूलती है, भागने के थोड़ी देर के बाद ब्रीदिंग रेट इसलिए फास्ट हो गया क्योंकि मसल का ऑक्सीजन क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अब मसल को फटाफट ऑक्सीजन पहुंचाना पड़ेगा फॉर द एरोबिक रेस्पिरेशन। नहीं सर, अगर ऑक्सीजन पूरा ही खत्म हो गया, ऑक्सीजन पहुंचा नहीं सही टाइम पे, तो मसल में क्या शुरू हो जाएगा बच्चों, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। और ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन पता है आपको क्या करता है, लैक्टिक एसिड जनरेट करता है, और वो लैक्टिक एसिड मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देता है। इसलिए आपको एरोबिक ही करना था ताकि आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी चलती रहे। यहां तक समझ में आया, ठीक है सर, हो गया सर। नहीं, एक और पॉइंट, हमको ऐसा बताया गया कि स्केलेटल मसल खुद का इंपल्स खुद नहीं बनाते, और विदाउट इंपल्स, जब तक इंपल्स नहीं आता है मसल की कॉन्ट्रैक्शन की थ्योरी स्टार्ट नहीं होती है। मतलब सर यहां पर नर्वस सिस्टम से इंपल्स आएगा, अब वो इंपल्स अंदर भी आना चाहिए। बेटा मैंने आपको पूरा नर्वस सिस्टम पढ़ाया है, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या होता है बेटा, इंपल्सेस को कैसे करते हैं अपन लोग, एक न्यूरॉन इंपल्स लेकर आ रहा है, वो दूसरे न्यूरॉन को दे रहा है, ऐसा कभी नहीं होता बेटा। ये इंपल्स दूसरे पे नहीं जाता है, ये इंपल्स दूसरे में नया इंपल्स बना के देता है। मतलब सर यहां पे जब इंपल्स आएगा तो नर्वस सिस्टम का इंपल्स अंदर नहीं जाएगा इनटू द मसल फाइबर, वो मसल फाइबर में एक नया इंपल्स, नया एक्शन पोटेंशियल, नया करंट बनाएगा, जिससे आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया एक्टिवेट हो जाएंगे, कैल्शियम आयंस और एटीपी का रिलीज होगा और कॉन्ट्रैक्शन प्रोसेस क्या होगी, स्टार्ट। सर ये नया इंपल्स कैसे बनता है, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर आपने न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पढ़ा है तो इंपल्स फॉर्मेशन आप जानते हैं। क्या होता है, आपकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पे दरवाजे होते हैं, आयन चैनल्स, और वो स्पेसिफिकली सोडियम एंड पोटेशियम के होते हैं। अगर बाहर का सोडियम अंदर आ गया तो अंदर एक इंपल्स जनरेट हो जाता है, इनफ्लक्स ऑफ सोडियम लीड्स टू जनरेशन ऑफ इंपल्स। अब मैं आपको यहाँ पे वही बताना चाहता हूँ बेटा कि यहाँ पे दरवाजे नहीं, सीधा टनल्स है, टनल्स लाइक दिस। आपकी जो सार्कोप्लाज्म है, सार्कोलेमा के ऐसे इनवर्ड फोल्ड्स है अंदर की तरफ, इतने नहीं होते, मैं थोड़ा ज्यादा बना दे रहा हूं दिखाने के लिए। इनको बोलते हैं बेटा टी ट्यूब्यूल्स। क्या कहते हैं इन्हें बच्चा, टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स बोलते हो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल्स। ये क्या होते हैं सर, ऐसा टी शेप इमेजिन करो, यहां से एक बना लो, यहां से एक ऐसा बना लो और नीचे एक डंडी मार दो, तो ये ऐसा टी बन जाएगा पूरा। तो टी आपको इमेजिन करना है, ये दरवाजे जिससे बाहर का सोडियम अंदर आएगा, आप भूले तो नहीं, ये एक सेल है, सेल के बाहर होगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में क्या रहता है, सोडियम ज्यादा, अंदर सोडियम नहीं रहेगा ज्यादा, तो ये सोडियम मूव होके, मतलब जैसे ही नर्वस सिस्टम से इंपल्स आएगा ये दरवाजे टी ट्यूब्यूल्स खुल जाते हैं, और ये टी ट्यूब्यूल से बाहर का सोडियम अंदर जाता है, जिससे अंदर जाके एक इंपल्स जनरेट होता है, और वो करंट आपके सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया को एक्टिवेट करता है, जो कैल्शियम और एटीपी को क्या करेगा बेटा, रिलीज। कैल्शियम और एटीपी को क्या करेगा बेटा, रिलीज। तो चलिए यहाँ पे ये सोडियम वगैरह की अभी तो जरूरत नहीं है फिलहाल में, ये आप जानते हैं ऑलरेडी, ये पढ़ेंगे आगे चल के। तो सर टी ट्यूब्यूल को अपन लिखेंगे कैसा, टी ट्यूब्यूल इज अ इनवजाइनेशन ऑफ सार्कोलेमा, मतलब इनवर्ड ग्रोथ बोलते हैं इसको। यहां पर एडजस्ट करेंगे कहीं तो हम लोग,
So T tubule, that is a invagination of sarcolemma. ठीक है, इनवाजाइनेशन बोल तो इनवर्ड फोल्ड, इनवर्ड फोल्डिंग, इनवर्ड ग्रोथ. ठीक है, इधर ऐसा बना लो, ये ऐसा चल रहा है मामला. ठीक है, तो सर अभी अपन ने 3 डायग्राम बनाए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. ये 3 डायग्राम बनाए बाद आपको कम से कम अपने नोटबुक में 1 पेज छोड़ना है, क्योंकि मुझे अब देखो 3 डायग्राम हो गए. अब इसके आगे मुझे मायोफिब्रिल का डायग्राम बनाना है, मायोफिब्रिल के अंदर सार्कोमियर का डायग्राम बनाना है, मतलब और 2-3 डायग्राम मुझे बनाने हैं. अगर आप पहले ये 3 डायग्राम बनाएंगे, जैसी थ्योरी लिखी वैसी लिखेंगे, फिर 1 पेज छोड़ेंगे. 1 पेज छोड़ने के बाद आप ये डायग्राम बना देंगे. ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मसल, क्योंकि ये पहले वाला है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ मसल और ये वाला है ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मसल. और इस डायग्राम में थ्योरी भी ऑलरेडी आ चुकी है. मतलब सर ये डायग्राम अलग से रखेंगे और ये वाले जो डायग्राम है उसकी सीक्वेंस अभी कंप्लीट नहीं हुई है. अब इसको है ना ये वाले बनाने बाकी ना, अपन यहाँ तक आए. देखो मसल हो गया, बंडल हो गया, मसल फाइबर हो गया. अभी क्या बनाना बाकी है, मायोफिब्रिल, सार्कोमियर एंड कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स, इनके डायग्राम बाकी है. लेकिन अपन वो 1 बाय 1 एक लेक्चर करते हुए जाएंगे, सब एक लेक्चर में नहीं करेंगे अपन. ठीक है, तो अभी आज के लिए यहाँ तक बस था. आपको याद रखना है ये 3 डायग्राम बनाए बाद 1 पेज छोड़ना है. 1 पेज छोड़े बाद ये डायग्राम पूरा का पूरा जैसा बनाया हुआ वैसा बना लो एंड काम खत्म करो बेटा. ठीक है, चलिए बहुत जल्द मिलेंगे विद द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ लोकोमोशन. तब तक के लिए बच्चों टाटा, बाय बाय, टेक केयर.